आज का हम लोग का चैप्टर है बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको शॉर्टकट में हम BRS बोलते हैं। BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण। ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर को लेके। यह चैप्टर इंटर के छात्रों के लिए भी उपयोगी है। इंटर के बाद जब आप कंपटीशन बोल रहे हैं, जब आप ग्रेजुएशन में एंट्रेंस एग्जाम देते हो बीकॉम के लिए, BBA के लिए, तो उस एंट्रेंस एग्जाम में भी इसे पूछता है। और यह CA के छात्रों के लिए भी उपयोगी है, मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे होते हैं, और CPT का एग्जाम में इसको पूछता है, आगे भी पूछता है। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए काफी उपयोगी है, ध्यान से इसको समझेंगे आप लोग। BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग बैंक समाधान विवरण के नाम से जानते हैं। अब आप लोग सुनेंगे बैंक समाधान विवरण से आशय। किसे कहते हैं बैंक समाधान विवरण? ध्यान से समझेंगे। जब व्यापारी के रोकड़ बही का शेष पासबुक के शेष से अंतर में रहता है, मतलब क्या है कि जब व्यापारी के रोकड़ बही का शेष और पासबुक के शेष में अंतर पाया जाता है, तो दोनों में आय अंतर को निवारण के लिए, मतलब अंतर के कारण को ढूंढने के लिए, अंतर के कारण को ढूंढकर अंतर को दूर करने के लिए जो हम विवरण बनाते हैं उसे बैंक समाधान विवरण कहते हैं। एक बार फिर से, बैंक समाधान विवरण से आशय। तो जब व्यापारी के रोकड़ बही और पासबुक के शेष में अंतर पाया जाता है, तो उस अंतर को दूर करने के लिए व्यापारी द्वारा जो विवरण बनाया जाता है उसे हम बोलते हैं बैंक समाधान विवरण। अब आपके ध्यान में आएगा सर व्यापारी बनाता है, इससे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है? तो बैंक खाता धारक द्वारा, बैंक खाता धारक यानी व्यापारी द्वारा। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या बैंक समाधान विवरण ये सब बनाते हैं जिसका बैंक में अकाउंट है? नहीं, ध्यान से समझेंगे आप लोग। जितने प्रकार के अकाउंट होते हैं उन सब प्रकार में एक प्रकार का आप पढ़े होंगे चालू खाता, करंट अकाउंट, जो कि व्यापारियों के लिए उपयोगी होता है। और करंट अकाउंट के बारे में आप लोग जानते हो कि करंट अकाउंट में हम चाहे जितनी बार रुपया जमा कर सकते हैं, रुपया जितनी बार चाहे निकाल सकते हैं। और चालू खाता की बहुत बड़ी विशेषता क्या होती है कि चालू खाता पे बैंक ब्याज नहीं देता। जानते हैं आप लोग, चालू खाता पे बैंक ब्याज नहीं देता। हाँ, बैंक उस पर चार्ज जरूर लगाता है, मेंटेनेंस चार्ज, रिकॉर्ड मेंटेनेंस का चार्ज जरूर लगाता है। तो ध्यान से समझेंगे हम लोग बैंक समाधान विवरण। जब व्यापारी के रोकड़ बही का शेष पासबुक के शेष में असमानता होती है, जब रोकड़ बही का शेष और पासबुक के दोनों शेष जो आपस में समान नहीं होते हैं, तो उस अंतर को दूर करने के लिए जो हम विवरण बनाते हैं उसे बोलते हैं बैंक समाधान विवरण। अब आप कहोगे कि क्या होता है रोकड़ बही का शेष, क्या होता है पासबुक का शेष? तो आप लोग जानते हो कि जो व्यापारी अपना लेन देन बैंक के माध्यम से करता है वह अपने यहां मेंटेन करता है, रोकड़ बही बनाता है। आप लोग जानते हो क्या बनाता है? कैश बुक बनाता है। और कैश बुक में आप लोग पढ़े होंगे सिस्टम पे सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें केवल कैश का लेखा किया जाता है। फिर आप पढ़े होंगे डबल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम यानी दो खाने वाले रोकड़ बही वैसे होता है दो प्रकार का, लेकिन सब सिस्टमेटिक पढ़ाया जाता है एक ही। दो प्रकार का मतलब क्या? तो एक होता है डिस्काउंट और कैश कॉलम कैश बुक, और एक होता है डिस्काउंट और बैंक कॉलम कैश बुक। तो डिस्काउंट और कैश कॉलम कैश बुक में क्या होता है? तो उसमें केवल नकदी व्यवहारों का लेखा करते हैं जिसमें छूट निहित हो। और डिस्काउंट और बैंक कॉलम का लेखा तो वे केवल उसी का लेखा करेंगे जो बैंक से रिलेटेड हो, जो किससे रिलेटेड हो? बैंक से। लेकिन एक आप और पढ़े होंगे आप लोग, तीन खाने वाले रोकड़ बही, 3 कॉलम कैश बुक, जिसमें डिस्काउंट, कैश और बैंक कॉलम होता है। तो हम लोग को यहाँ पे कैश से नहीं मतलब किससे है? बैंक से। तो आप लोग जानते हो कि जब बैंक कॉलम हम लोग बनाते हैं रोकड़ बही में, बैंक वाला कॉलम जब हम लोग बनाते हैं, ध्यान से समझेंगे, तो उसका एक बैलेंस मिलता है। आप लोग पढ़े होंगे कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक। तो उसमें कॉलम आप लोग बनाते थे बैंक का। केवल समझने वाली बात है, ये कॉलम हम लोग किसका बनाते थे? बैंक का कॉलम बनाते थे। बैंक, याद होगा आप लोग को, एक बैंक का कॉलम बनाते थे। इसमें क्या लिखते थे? तो जो भी लेन देन बैंक से रिलेटेड होते थे उसको हम लोग यहां लिखते थे।
और फिर हम लोग खाता क्या करते थे, क्लोज करते थे। तो बैंक वाले कॉलम का जो शेष निकलता है उसे हम लोग बोलते हैं रोकड़ बही का शेष। हालांकि रोकड़ बही का बैंक शेष कहा जा सकता है इसको। और आप लोग जानते हो कि कैश का कॉलम मतलब जो कैश बुक एक खाने वाली रोकड़ बही है, सिंपल 2 खाने वाली रोकड़ बही है, तो आप लोगों को बताया गया है कि जो 1 खाने वाली रोकड़ बही होता है या 2 खाने वाली रोकड़ बही होता है, उसमें क्या होता है कि उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। यानी कहा जा सकता है कि रोकड़ का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। लेकिन आपको पता होगा कि जो बैंक का कॉलम का शेष है, तो बैंक के कॉलम का शेष डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट शेष और क्रेडिट शेष का मतलब क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर बैंक कॉलम का डेबिट शेष है, डेबिट शेष, तो यह दर्शाता है जमा। यह क्या दर्शाता है, जमा। यानी बैंक कॉलम का डेबिट शेष यह दर्शाता है कि हमारा रुपया बैंक में भी जमा है। और इसका अगर क्रेडिट शेष आता है तो यह क्या दर्शाता है, ऋण, जिसको हम ऋण ना बोल के ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट, अधिविकर्ष, हिंदी में इसको बोलते हैं अधिविकर्ष। अब आप लोग कहेंगे कि अधिविकर्ष किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को बताया गया है बैंक ओवरड्राफ्ट कि चालू खाता धारकों को एक बैंक सुविधा देती है कि यदि आपके बैंक में बैलेंस कम है और आपने एक्स्ट्रा का चेक काट दिया है, तो बैंक उसका पेमेंट करके आपको ओवरड्राफ्ट में यानी ऋण में डाल देता है। मतलब क्या है कि अगर आपके खाते में 3000 रुपया जमा है, आप लोग जानते हो चेक का कैंसिल हो जाना, चेक का अनादरित होना, तो चेक के अनादरण के तमाम प्रकार होते हैं, जिसमें एक होता है चेक का बाउंस होना। मतलब क्या होता है कि जब आपके खाते में पर्याप्त धन नहीं होता है, मतलब जितने का चेक आपने इशू किया है, जारी किया है, उतने का चेक, अरे उतना रुपया आपके खाते में नहीं है, तो बैंक उसका पेमेंट क्या करता है, रोक देता है। मतलब ये कि आपके खाते में 3000 रुपया है और आपने चेक जारी कर दिया 3500 रुपये का, तो क्या बैंक पेमेंट करेगा इसका? नहीं करेगा। आप लोग जानते हो कि अगर हमारे खाते में 3000 रुपया जमा है और हम 3000 से अधिक का चेक इशू कर दें, तो बैंक क्या करता है, चेक का पेमेंट रोक देता है और कारण बताता है मिनिमम, अरे बैलेंस, इफिशिएंट बैलेंस, यानी आपने जितना का चेक काटा है उतना बैलेंस आपके खाते में नहीं है। लेकिन आप लोग विधिवत जानते हो कि बैंक चालू खाता धारकों को, वो भी सभी को नहीं, सम्मानित चालू खाता धारकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराता है। जो ओवरड्राफ्ट पहले से ही फिक्स होता है कि आपको कितना तक ओवरड्राफ्ट दे सकता है। तो अगर आपके खाते में 3000 रुपया जमा है और यदि आपने 3500 रुपए का चेक जारी किया है, तो बैंक आपको कितना पेमेंट करेगा, 3500। आपके खाते में जमा कितना है, 3000, लेकिन आपने चेक कितने का जारी किया, 3500 का, तो आपको पेमेंट तो कर दिया 3500, तो आप वहीं पे 500 रुपया क्या हो गया, तो ओवरड्राफ्ट हो गया। ओवरड्राफ्ट की स्थिति में आप आ गए, मतलब अब आप बैंक के ऋणी हो गए। तरीके से बैंक के क्या हो गए, ऋणी हो गए, यानी आप ऋणी की अवस्था में आ गए, जिससे हम लोग अधिविकर्ष के नाम से भी जानते हैं। ये 2 अवस्था इसमें होती हैं, ध्यान से समझेंगे आगे। अब ध्यान से समझिएगा बैंक समाधान विवरण को एक बार फिर से। बैंक समाधान विवरण बनाते समय हम लोग करते क्या है, ध्यान से समझेंगे आप लोग। तो हमारे पास एक होता है पासबुक और एक होता है रोकड़ बही। रोकड़ बही आप लोग जानते हो कि पासबुक पर लिखने का काम या छापने का काम कौन करता है, बैंक करता है, और रोकड़ बही पे कौन लिखता है, व्यापारी लिखता है। तो सपोज कीजिए कि आज आप बैंक गए, ऐसे व्यापारी सोचेंगे आप लोग, आज आप बैंक गए, अपने पासबुक को छपवाया और अपने घर लेके आए, दुकान पे लेके आए और आपने मिलान किया, तो रोकड़ बही में सपोज कीजिए कि रोकड़ बही में बैलेंस दिखा रहा है 10,000, यानी आपके अनुसार आपका बैलेंस कितना होना चाहिए, 10,000, लेकिन पासबुक 10,000 से या तो कम है या 10,000 से अधिक है। मतलब क्या है कि आपके अनुसार आपका बैलेंस कितना होना चाहिए, 10,000, लेकिन जो पासबुक है, पासबुक जब आप देख रहे हो तो या तो वो 10,000 से कम दिखा रहा है या फिर वो 10,000 से अधिक दिखा रहा है, कुछ भी हो सकता है। अब देखेंगे कि क्या दोनों के बैलेंस आपस में समान है, नहीं। फिर से बताइए, आप पासबुक छपवा कर लाए
पासबुक छपवा कर लाए और ये 10,000 बता रहा है। मतलब पासबुक के अनुसार आपके बैंक में कितना बैलेंस है, कितना रुपया बैंक में जमा है, 10,000। और आप रोकड़ वही बना रहे हो, वो भी कितना बता रहा है, 10,000। अब यहाँ दोनों में कोई अंतर नहीं है। और जब अंतर नहीं है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्वल। लेकिन आपके अनुसार रोकड़ वही का शेष है 10,000 और पासबुक या तो 10,000 से कम बता रहा है या तो 10,000 से अधिक बता रहा है। तो क्या वास्तव में अंतर होना चाहिए? नियमतः अंतर तो नहीं होना चाहिए। कैसे अंतर नहीं होना चाहिए? सपोज कीजिए कि हम और आप एक दूसरे से लेन देन करते हैं। आपका जरूरत पड़ने पर आप मुझे देते हो, जरूरत पड़ता है तो मैं आपको देता हूँ, और हम दोनों लोग डायरी मेंटेन कर रहे हैं। और डायरी मेंटेन करते करते एक दिन हम लोग हिसाब करने बैठे तो हमने कहा कि आपसे 4,000 रुपया पाना है, मेरे अनुसार आपसे 4,000 रुपया पाना है। और आपकी डायरी उठाया, आपने देखा कि हाँ सही है, हमारे अनुसार हमें आपको 4,000 रुपये देने हैं। अब यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का कोई मतलब असमंजस नहीं है। लेकिन हमारे अनुसार आप मुझे 4,000 देने वाले हो, लेकिन आपकी डायरी बता रही है कि नहीं 4,000 से कम देने वाले हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। क्यों अंतर आ गया? अब इसके समाधान हम लोग कैसे करते हैं? तो आप अपनी डायरी लाओगे, हम अपनी डायरी लाएंगे, और दोनों डायरी में जो लेन देन हमने किया उसको क्या किया जाता है, टैली किया जाएगा। कि ये मैंने पेमेंट आपको दिया तो आपने लिखा, हाँ लिखा। ये पेमेंट मैंने आपसे लिया, आपने लिखा, हाँ लिखा। तब देखा गया कि कहीं कोई ऐसा पेमेंट है जो आपने किया है मैं नहीं लिखा हूं। ऐसा हो सकता है। तो ध्यान से समझेंगे, जब पासबुक और रोकड़ बही के शेष में अंतर पाया जाता है तो उस अंतर के कारण को दूर करने के लिए हम एक विवरण बनाते हैं जिसे बैंक समाधान विवरण कहते हैं। अब अंतर को कैसे दूर करेंगे ये भी देखिएगा। तो सबसे पहले डेट वाइज पासबुक में जितने भी एंट्रीज हुए हैं, जितने भी प्रकार के एंट्रीज हुए हैं, और रोकड़ बही में जितने भी प्रकार के एंट्रीज हुए हैं, सपोज कीजिए कि हमने 5 तारीख को 2,000 रुपया जमा किया। पासबुक में देखा गया तो दिखा रहा है कि हाँ 5 तारीख में 2,000 रुपया यहाँ पे जमा है। यानी जो एंट्री हमारे कैशबुक में हुआ है वह एंट्री पासबुक में है। तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, सही का निशान लगा देते हैं। ठीक है, अब इस पे नहीं लगाते हैं, मतलब ये कागज लिए रहते हैं। फिर नेक्स्ट तारीख, सपोज कीजिए 8 तारीख को पासबुक में 1,000 एंट्री है निकालने का। हमने क्या किया, यहां से निकाला है, तो यह एंट्री है, निकाला। और रोकड़ बही में भी 8 तारीख को 1,000 रुपया निकालने का एंट्री है। यानी जो लेखा रोकड़ बही में हुआ है वह लेखा पासबुक में हुआ है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, सही का निशान लगा दिया। मतलब ये कि यह दोनों लेन देन दोनों जगह हुए हैं। नेक्स्ट डेट में आते हैं, सपोज कीजिए 10 तारीख। तो यहाँ एक 500 का लेखा है, लेकिन हमारे यहाँ उस तारीख में 10 तारीख में 500 का कोई लेखा नहीं है। मतलब कि बैंक ने किसी प्रकार का कोई लेखा किया है, लेकिन वह लेखा हमारे यहाँ नहीं है। अब देखिए ये अंतर का एक कारण हुआ। तो मतलब क्या है कि जब अंतर आता है तो हम रोकड़ बही और पास बही के लेन देन को आपस में मिलाते हैं और देखते हैं कि कौन सा लेखा ऐसा है कि दोनों जगह नहीं हुआ है। ध्यान से, अगर दोनों जगह हुआ है तो अंतर का कारण नहीं है, लेकिन दोनों जगह नहीं हुआ है तो अंतर का कारण है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, गलत का ऐसे गलत का चिन्ह लगा देते हैं और उसको एक अलग पेज पे हम लोग नोट करते हैं। क्या करेंगे, अलग एक पेज पे नोट करेंगे। जो लेन देन दोनों जगह नहीं हुए हैं, ध्यान से समझेंगे आप लोग, जो लेन देन दोनों जगह हुए हैं वह अंतर के कारण में नहीं आएगा। लेकिन जो लेन देन दोनों जगह नहीं हुए हैं, पासबुक में हुआ लेकिन कैशबुक में नहीं हुआ, कैशबुक में हुआ लेकिन पासबुक में नहीं हुआ, वो अंतर के कारण आते हैं। उन अंतर के कारणों का अंतर के कारण होंगे वो कौन, तो जो लेन देन यहाँ लिखेगा यहाँ नहीं लिखेगा, यहाँ लिखेगा यहाँ नहीं लिखेगा, उनको हम लोग क्या करते हैं, एक अलग कागज पे नोट करते हैं। यह 2 प्रकार का हो सकता है। कैसे, तो एक तो बिल्कुल ही ना लिखा गया हो। मतलब क्या बिल्कुल ना लिखने का, तो हमने एक 3,000 का एंट्री कैशबुक में किया, हमने लिखा, लेकिन पासबुक में वो लिखा ही नहीं गया है, फुल कुछ भी नहीं लिखा गया इसके बारे में। तो एक होता है अंतर के कारण का एक दूसरा, हमने लिखा है 3,000 10 तारीख में, 12 तारीख में, 15 तारीख में, बैंक ने लिखा है लेकिन वो 3,000 नहीं लिखा है, वो 3,000 से कम लिखा है। मतलब क्या कि 10 तारीख में
12 तारीख में, 15 तारीख में, कोई भी तारीख हो, पासबुक में भी लिखा गया है और 10 तारीख में रोकड़ बही में भी लिखा गया है, लेकिन अंतर अमाउंट का है। हमने यहाँ 3000 लिखा है और पासबुक में यह कितना लिखा गया है, 2000 लिखा गया है। तो यहाँ अंतर का कारण है कितना, 1000। ध्यान से समझेंगे, मतलब केवल ये मत देखेंगे, नहीं देखेंगे हम लोग कि रोकड़ बही में नहीं लिखा गया है, पासबुक में लिखा गया है, पासबुक में नहीं लिखा गया, रोकड़ बही में लिखा गया है। ऐसा नहीं है। दो चीजें देखी जाती हैं, एक तो पूर्णतया नहीं लिखा गया हो और एक आंशिक रूप से नहीं लिखा गया। आंशिक रूप से नहीं लिखने का क्या मतलब है कि हमने 3000 लिखा है, बैंक ने भी लिखा है, लेकिन वो 3000 नहीं लिखा है, 3000 से कम लिखा है। बैंक ने 4000 लिखा है, हमने भी लिखा है, लेकिन हमने 4000 नहीं लिखा है, 4000 से कम लिखा है। तो इस प्रकार के जो लेन देन होते हैं उनको हम लोग अलग पेज पे क्या करते हैं, नोट करते हैं और उन्हीं से हम लोग बनाते हैं बैंक समाधान विवरण। अब आएंगे हम लोग बैंक समाधान विवरण के फॉर्मेट पे। ध्यान दीजिएगा, बैंक समाधान विवरण कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, मतलब बनाना ही है, यह अनिवार्य नहीं होता है। यह व्यापारी अपने लेन देन को सुव्यवस्थित करने के लिए करता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। एज ऑन का क्या मतलब, एज ऑन का मतलब यहाँ पे वर्ष के अंत में नहीं है, माह के अंत में भी हो सकता है। मतलब व्यापारी प्रायः प्रत्येक माह के अंत में, मतलब ये जनवरी के अंत में हो सकता है, फरवरी के अंत में हो सकता है, मार्च के अंत में हो सकता है, अप्रैल के अंत में हो सकता है, मई के अंत में हो सकता है। तो एज ऑन हम लोग यहाँ पे मंथली रखते हैं। और एक कॉलम पार्टिकुलर्स का है। दो कॉलम जो आप लोग अमाउंट का देख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, यह दो कॉलम अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का नहीं होता है। यह अमाउंट जो हम लोग दो कॉलम बनाते हैं, तो एक कॉलम ध्यान से समझेंगे इसके बारे में। और जब हम लोग बैंक समाधान विवरण बनाना प्रारंभ करेंगे तो बैंक समाधान विवरण बनाने के दो नियम होते हैं। दो नियम का मतलब ये होता है कि हमें एक बेस पे बनाना होता है, या तो रोकड़ बही के शेष के आधार पर और नहीं तो पासबुक के शेष के आधार पर। मतलब जब आप बैंक समाधान विवरण बनाएंगे तो रोकड़ बही के शेष को या तो आधार मानेंगे और नहीं तो पासबुक के शेष को आप आधार मानेंगे। तो किसी को भी आप आधार मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां लिखते हैं बैलेंस एज पर। अब बैलेंस एज पर यहां कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या, तो कैश बुक भी हो सकता है और कैश बुक का शेष नहीं है हमारे पास, अगर पासबुक का शेष है तो यहाँ पासबुक भी हो सकता है। यानी बैलेंस एज पर या तो कैश बुक और नहीं तो बैलेंस एज पर पासबुक। तो जो भी शेष होगा 3000, 4000, 10000, 20000 जो भी होगा, इसको हम लोग क्या करते हैं तो सेकंड वाले कॉलम के अमाउंट वाले कॉलम में रखते हैं, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें दो काम करते हैं। एक होता है ऐड की प्रक्रिया, यानी मीन्स जोड़ना, और दूसरा एक होता है लेस की प्रक्रिया, मीन्स घटाना। मतलब क्या है, तो जब आप बैंक समाधान विवरण बनाएंगे तो जो अंतर के कारण है, अंतर के कारण कहां से पता चलेगा, तो अभी बताया गया आप लोगों को कि रोकड़ बही और पासबुक यानी कैशबुक और पासबुक दोनों में जो लेन देन हुए हैं उनको हम लोग मिलान करते हैं डेट वाइज, और देखते हैं कि किन लेन देनों का लेखा दोनों जगह कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट का क्या मतलब कोई ना कोई अंतर है, चाहे तो बिल्कुल ना हुआ हो, हमने लिखा कैशबुक में लिखा पासबुक में लिखा गया है, या कैशबुक में जितना लिखा गया है उतना पासबुक में नहीं लिखा गया है। तो उन अंतर के कारणों को अभी बताया गया, एक पेज पर रखेंगे। और उन अंतर के कारणों को हम लोग या तो ऐड करते हैं या फिर लेस करते हैं। मतलब अपने पास से आप अपनी मर्जी से आप ऐड नहीं करेंगे और अपनी मर्जी से आप लेस नहीं करेंगे। वो नियम पे होता है कि किसको आप ऐड करेंगे और क्यों ऐड करेंगे, क्यों जोड़ेंगे,
और किसको आप लेस करेंगे यानी क्यों घटाएंगे, वो नियमतः होता है। और जोड़ने वाले को जोड़ दिया जाता है नियमानुसार, जो जुड़ना चाहिए उसको जोड़ेंगे, जो घटना चाहिए उसको घटाएंगे, और उसके बाद जो यहाँ पे क्लोज करेंगे हम जोड़ने वाले को जोड़कर और घटाने वाले को घटाकर, यहाँ जो हमारा बैलेंस निकलता है वो हमारा एक तरीके से आंसर हो जाता है। सपोज कीजिए, अब ध्यान से समझेंगे, तो आपके जो अमाउंट के 2 कॉलम है, तो एक कॉलम तो हो जाएगा बैलेंस का, जिसको आधार मान के बनाएंगे उसको लिखेंगे, ये 10,000, 2,000, 3,000, 5,000 कुछ भी हो सकता है। फिर ऐड, किन किन मदों को हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ हम लोग नंबरिंग करके लिखना शुरू कर देते हैं यहाँ, और इसका अमाउंट लिखते हैं यहाँ, जिसको जोड़ना होता है यहाँ लिखते जाते हैं, और इसका अमाउंट हम लोग यहाँ रखते जाते हैं, जिसको भी जोड़ना होता है यहाँ लिखते जाएंगे, और इसका अमाउंट हम लोग ऐसे लिखते जाते हैं। और घटाने वाले को लेस वाले में क्यों घटा रहे हैं, यहाँ रीजन लिखा जाता है, रीजन, और यहाँ अमाउंट। अब सपोज कीजिए कि यह 3 मदे यहाँ जोड़ना है और 2 मदों को क्या करना है, घटाना है, तो फिर हम क्या करेंगे, इन जोड़े जाने वाले तीनों मदों को इकट्ठा करके और यहाँ लेके आएंगे। सपोज कीजिए एक मद है 500 का, एक मद है 1,000 का, और एक मद है 200 का, और ये मान लिया जाए 8,000 रुपया, मान के चला जाए, एक मानक है 8,000 रुपया। तो अब आप क्या करेंगे, इन जोड़ने वाले मदों को बाहर करेंगे, तो 1,500 और 200 1,700, 1,700। अभी 500 1,200 टोटल होता है 1,700। अब 8,000 और 1,700 को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, जो कि टोटल हो जाएगा 9,700। और ये जो घटाने वाले मद हैं, जिन दो को हम घटाना चाहते हैं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, कुछ भी हो सकता है, तो सपोज कीजिए कि घटाने वाले मद में एक है 800 का और एक है 200 का। टोटल घटने वाले मद कितने हुए, तो 8 2 10 कितना के 1,000 रुपये के हुए। और ये 9,700 में जब 1,000 घटा देंगे तो मेरा यहाँ जो बैलेंस आएगा वो आएगा 8,700। और बता दें कि ये 8,700 आपको आंसर के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन इस 8,700 को हम लोग क्या बोलेंगे, 8,700 को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ बैलेंस एज पर कैश बुक है, मतलब आप रोकड़ वही के शेष को आधार मान के चल रहे हैं, तब ये कहलाएगा बैलेंस एज पर पास बुक। अगर आपका यहां आधार है कैश बुक, तो ये कहलाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। लेकिन अगर ये बैलेंस एज पर पासबुक है, अगर आप पासबुक के शेष को आधार मान के बना रहे हो, तो यहां जो आंसर आएगा वो बैलेंस एज पर पासबुक ना होके क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। मतलब ध्यान देंगे आप लोग, अगर हम रोकड़ वही के शेष को आधार मानेंगे तो यहां जो रिजल्ट आएगा वो पासबुक का शेष कहलाएगा, और अगर हम पासबुक के शेष को आधार मानेंगे तो यहां जो रिजल्ट आएगा वो रोकड़ वही का शेष कहलाएगा। ठीक है, अब आगे समझेंगे। जब अब कुछ चीज जानेंगे आप लोग, डेबिट और क्रेडिट, तो डेबिट और क्रेडिट नहीं बल्कि डेबिटेड और क्रेडिटेड। आप लोग मोबाइल पे मैसेज आता होगा कभी कभी, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में थोड़ा सा, कि जब आप आपके खाते में रुपया जमा करते हो ना, ध्यान से समझेंगे, जब आप अपने खाते में रुपया जमा करते हो तो बैंक की तरफ से क्या मैसेज आता है, योर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ध्यान दीजिएगा, जब आप अपने खाते में पैसे जमा करते हो तो आपके मोबाइल पे मैसेज आता है योर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, और जब पैसे निकालते हो तो क्या मैसेज आता है, योर अकाउंट विल बी डेबिटेड। बात समझ में आ रही है, जब हम जमा करते हैं तो एक मैसेज आता है क्रेडिटेड, यानी आपका अकाउंट इतने से क्रेडिट किया गया, किसके द्वारा, बैंक के द्वारा। और जब निकालते हो तो मैसेज आता है डेबिटेड, मतलब आपका खाता इतने से डेबिट किया गया, किसके द्वारा, बैंक द्वारा। अब आप यहां पे आएंगे, इसके ठीक विपरीत होता है। जब आप रुपया बैंक में जमा करते हो, ध्यान से समझेंगे, जब आप रुपया बैंक में जमा करते हो तो आप कैश बुक में किधर लिखते हो, डेबिट के तरफ। यानी व्यापारी और बैंक के अंतर को समझेंगे। जब एक व्यापारी अपने खाते में रुपया जमा करता है तो वह अपने यहां जो कैश बुक बनाता है उस कैश बुक में डेबिट करता है।
इसके विपरीत बैंक क्या करता है, क्रेडिट करता है। यानी आपके यहां डेबिट का मतलब क्या होता है, जब आप अपने कैश बुक में डेबिट करते हो तो क्या मतलब होता है, आपने बैंक में जमा किया, ठीक है। और जब अपने यहां क्रेडिट करते हो तो क्या होता है, मतलब बैंक से निकाला। ध्यान से समझेंगे आप लोग, जब आप रुपया या चेक बैंक में जमा करते हो तो कैश बुक में उसे डेबिट करते हैं, और जब निकालते हो तो कैश बुक में क्रेडिट किया जाता है। पता है आप लोग को। अब देखेंगे दोनों में विपरीत अवस्था क्या है। आप जब जमा करते हो तो कैश बुक में डेबिट, इसके विपरीत बैंक आपके खाते में यानी पासबुक में क्या करता है, क्रेडिट करता है। और जब आप निकालते हो, जब आप रुपया बैंक से क्या करते हो, निकालते हो, तब तो आपके यहां क्रेडिट होता है, कैश बुक में उसे क्रेडिट करते हैं, लेकिन बैंक उसे पासबुक में क्या करता है, डेबिट करता है। तो पहले दोनों के अंतर को समझेंगे आप लोग। अगर क्वेश्चन कहता है कि कैश बुक में क्रेडिट किया गया, ध्यान से समझेंगे, कैश बुक में क्रेडिट किया गया मतलब बैंक से निकाला गया। मतलब बैंक से निकाला गया क्या मतलब, बैंक द्वारा, मतलब आपके द्वारा आपके खाते को क्या किया गया, कम किया गया है। ध्यान से समझेंगे, अगर आपको मैसेज आता है कि आपका खाता डेबिट किया गया है, किसके से मैसेज आता है, बैंक के माध्यम से, तो मतलब आपके खाते में रुपये को घटाया गया है। और आपके खाते को क्रेडिट किया गया है तो आपके खाते में रुपया क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। दोनों के विपरीत अवस्था है। पासबुक में, अरे कैश बुक में हम डेबिट करते हैं तो मतलब रुपया जमा हुआ, कैश बुक में क्रेडिट करते हैं तो मतलब रुपया निकाला। अपोजिट, पासबुक में जब क्रेडिट की बात आती है तो मतलब रुपया जमा हुआ, अब पासबुक में डेबिट का मतलब रुपया निकाला गया। मतलब ध्यान देंगे अब आप लोग, अगर आपको यह बताया गया कि आपके खाते को, ध्यान से, बैंक के द्वारा यह बताया गया है, बैंक के द्वारा यह बताया गया है कि आपके खाते को डेबिट किया गया है, तो मतलब आपके बैंक बैलेंस को कम किया गया है। और बैंक द्वारा यह बताया गया है कि आपके खाते को क्रेडिट किया गया है, तो मतलब क्या है कि बैंक द्वारा आपके खाते में रुपया जमा किया गया है। इसके विपरीत आप कैश बुक में आते हैं, तो अगर कैश बुक में बताया जाता है कि डेबिट किया गया तो रुपया जमा हुआ, और क्रेडिट किया गया तो रुपया निकला। इस चीज को समझेंगे आप लोग, यही कंसेप्ट है इसका। इस चीज को जब तक आप लोग नहीं समझेंगे तो दिया रहता है क्वेश्चन में डेबिट किया गया, क्रेडिट किया गया, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेबिट किया गया तो क्या हुआ, क्रेडिट किया गया तो क्या हुआ। तो समझेंगे आप लोग, बैंक द्वारा डेबिट करने का मतलब है आपके खाते को कम किया गया है, आपके खाते में जमा धन को क्या किया गया है, कम किया गया है। तो इसके विपरीत अगर जमा धन को कम किया गया है और क्रेडिट का मतलब है जमा धन को बढ़ाया गया है, और आपके यहां अगर कैश बुक की बात आती है कि कैश बुक में उसे डेबिट किया गया, तो मतलब आपके जमा धन को बढ़ाया गया, और कैश बुक में क्रेडिट किया गया तो आपके जमा धन को क्या किया गया है, घटाया गया है। ठीक है, अब आप समझेंगे कि बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक को हम बनाना शुरू करेंगे। अंतर के कारण हमें मिले रहेंगे। अब अंतर के कारण में किस अंतर को, माने किस कारण को हम जोड़ें और किस कारण को घटाएं, यह समझने वाली बात है। सारा आपका ध्यान यहीं पे लगाना है। मतलब बता दें कि अभी बताया गया है कि बैंक समाधान विवरण कानूनन बनाना अनिवार्य नहीं है, और इसे बनाता कौन है, एक बैंक में जो खाता खोले रहता है, यानी चालू खाता धारक बनाता है, खाता धारक बनाता है। और आप समझ सकते हो कि जो व्यापारी है, जो चालू खाता धारक है, वह सारे व्यापारी एक तरीके से नहीं होते। यानी कहा जा सकता है कि बैंक समाधान विवरण को बनाने का कोई फुलफिल नियम नहीं है। अगर आपसे कोई ये कहे कि बैंक समाधान विवरण बनाने का कोई फुलफिल नियम है और उस नियम को आप पालन कीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। बैंक समाधान विवरण बनाने का कोई फुलफिल नियम नहीं है। जैसे जर्नल बनाने के फुलफिल नियम है, लेजर बनाने के नियम है, तलपट के नियम है, तलपट के जो नियम है, लेजर के जो नियम है, जर्नल के जो नियम है, आप उस नियम के विरुद्ध नहीं जा सकते। लेकिन मैं बता दूं कि बैंक समाधान विवरण का कोई फुलफिल नियम नहीं है। बैंक समाधान विवरण को आप अपने बुद्धि के अनुसार, आपकी जितनी बुद्धि तेज चलेगी उस अनुसार हम लोग बैंक समाधान विवरण बना सकते हैं। तो अभी बताया गया कि बैंक समाधान विवरण बनाने के लिए करना क्या, तो पहले आप एक फॉर्मेट बनाएंगे, अंतर के कारण आपको दिए रहेंगे, और अंतर के कारण में किस कारण को आप क्यों जोड़ेंगे और किस कारण को आप क्यों घटाएंगे, यह डिपेंड करता है। ध्यान से समझेंगे, किसको जोड़ना है किसको घटाना है, आपका जो रिजल्ट है आपके सामने आ जाता है। तो मैं बता दूं कि जहां तक मेरा अपना समझ है, मैंने जो नियम इस पर बनाया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, यह बहुत आसानी से काम करता है।
हमारा और आप बैंक का संबंध क्या हो सकता है? बैंक और एक बैंक खाता धारक का क्या संबंध हो सकता है? तो बैंक और ग्राहक में मात्र दो ही प्रकार का संबंध हो सकता है, ऋणी और ऋणदाता का। ऋणी और ऋणदाता का मतलब क्या है? या तो बैंक ऋणी है या ऋणदाता है। मतलब क्या? जो खाता धारक है वह या तो ऋणी है या फिर ऋणदाता है। कब खाता धारक ऋणी है और कब खाता धारक ऋणदाता है? तो ध्यान से समझेंगे। जब व्यापारी का बैंक में बैलेंस है, जमा है, तो वह क्या कहलाएगा? बैंक खाता धारक ऋणदाता कहलाएगा और बैंक ऋणी कहलाएगा। एक बार फिर से, बैंक और ग्राहक का संबंध मात्र दो ही हो सकता है, या तो ऋणी का और नहीं तो ऋणदाता का। तो मतलब है कि मेरा यानी व्यापारी का रुपया यदि बैंक में है, बैलेंस जमा है, तो यहां पे क्या है? तो जो व्यापारी है वह है ऋणदाता और बैंक वहां क्या हुआ? ऋणी। और अगर ओवरड्राफ्ट हो चुका है, मतलब व्यापारी के खाते में जितना जमा धन था उससे अधिक वो निकाल चुका है, तो भी संबंध वही है, ऋणी और ऋणदाता का। लेकिन यहां अपोजिट हो गया। अब क्या हुआ? तो जो बैंक है वह ऋणदाता हो गया और जो व्यापारी है वह क्या हो गया? ऋणी हो गया। मतलब क्या है कि जो यहां बैलेंस मिलेगा मुझे, बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक, इससे पहले हम लोग यह क्लियर करेंगे कि व्यापारी बतौर ऋणी है या ऋणदाता। ध्यान से, जो बैलेंस एज पर कैश बुक मिलेगा या बैलेंस एज पर पासबुक मिलेगा, इसके माध्यम से पहले हम लोग यह जान लेंगे कि व्यापारी यहां ऋणी है या ऋणदाता। मतलब क्या कि व्यापारी का रुपया बैंक में जमा है या व्यापारी ने जरूरत से ज्यादा नहीं, जमा धन से ज्यादा रुपया बैंक से क्या किया है? निकाल लिया है। उसके आधार पे हम लोग जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया करेंगे। बड़ी आसान ही तरीके से होता है, इसमें ध्यान से समझेंगे। मैं फिर बता दूं कि बैंक समाधान विवरण का कोई नियम कानून नहीं है। मेरे अनुसार हम लोग करते क्या है कि जो बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक है, इसको हम लोग समझेंगे ऋणी और ऋणदाता के आधार पे। इसके आधार पर हम लोग यह जान लेंगे कि जो व्यापारी है वह बैंक का ऋणी है या बैंक का ऋणदाता है। और ऋणी ऋणदाता का पहचान जब हम कर लेंगे तो बड़े आराम से, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, बड़े आराम से हम बैंक समाधान विवरण बना लेंगे। किसको जोड़ना है और क्यों जोड़ना है, और किसको घटाना है और क्यों घटाना है। इसके आगे का जो भी चर्चा होगा हम अगले वीडियो पे करेंगे। आज के लिए इतना ही।